नमस्कार प्यारे बच्चों। अर्थशास्त्र की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मनदीप कुमार है। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के अध्याय 6 प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के विषय में जानेंगे। इस अध्याय में हम पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की संरचना तथा प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा तथा अल्पाधिकार बाजार संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। बाजार संरचना का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जहां क्रेता तथा विक्रेता एक साथ मिलकर वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। किसी उत्पाद या वस्तु के लिए बाजार से अभिप्राय ऐसे संपूर्ण क्षेत्र से है जहां उस वस्तु के क्रेता और विक्रेता उपस्थित हैं तथा जहां एक ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था है कि संपूर्ण क्षेत्र में वस्तु की एक ही कीमत विद्यमान होती है। कोई फर्म प्रतिस्पर्धी है या नहीं, यह अनेक कारकों से निर्धारित होती है, जैसे कि पहला, किसी वस्तु के उद्योग में फर्मों की संख्या। दूसरा, उत्पाद की समरूपता। तीसरा, बाजार का ज्ञान। तथा चौथा, फर्म द्वारा बाजार में प्रवेश करने अथवा बाहर निकलने की स्वतंत्रता। इन्हीं अभिलक्षणों के आधार पर विशेष तौर पर प्रतिस्पर्धा के स्तर के रूप में एक बाजार को पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार तथा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार, जिसके अंतर्गत एकाधिकार, अल्पाधिकार तथा एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा वाले बाजार आते हैं, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को प्रतिस्पर्धा रहित बाजार ही कहते हैं। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की संरचना कैसी होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की संरचना। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की संरचना एक ऐसे बाजार के समान होती है जहां इन शर्तों को पूरा किया जाता है। पहला, उद्योग विखंडित होता है तथा जहां फर्म और वस्तु के उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या होती है। सभी फर्मों के सम्मिलित कुल उत्पाद की तुलना में एक फर्म के द्वारा विक्रय किए जाने वाला उत्पाद का अंश इतना छोटा होता है कि बाजार की कीमत का कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। इसी प्रकार प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा सम्मिलित रूप से सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई मात्रा की तुलना में इतनी कम होती है कि वह बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता। दूसरा, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्मों के प्रवेश अथवा उसे बंद कर रोक देने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, अर्थात फर्म के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। असामान्य लाभ की स्थिति में विद्यमान फर्मों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाजार में प्रवेश करने अथवा हानि की स्थिति में बाजार से बहिर्गमन करने के लिए फर्मों को कोई नहीं रोक सकता है। तीसरा है, फर्म समरूप या सजातीय उत्पादों का उत्पादन करती है। किसी उद्योग में प्रत्येक फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु तथा अन्य फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता सभी इकाइयों को एक जैसा ही समझता है, भले ही उनका उत्पादन किसी भी फर्म द्वारा किया गया हो। किसी एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु किसी भी रूप में दूसरी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु से भिन्न नहीं होती है। इसी से कीमत प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। और चौथा है, फर्मों एवं उपभोक्ताओं दोनों को निर्गत, आगत और उनकी कीमतों की पूर्ण जानकारी या सूचना होती है। फर्म को प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण प्रक्रिया में सुधार की पूरी जानकारी होती है, जबकि उपभोक्ताओं को फर्म की कीमतों की जानकारी होती है। आइए हम प्रतिस्पर्धा रहित बाजार की संरचना के बारे में जानते हैं। आज की इस कक्षा में हम ऐसी बाजार संरचनाओं के बारे में जानेंगे जहां पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अभाव है, जिन्हें हम प्रतिस्पर्धा रहित बाजार भी कहते हैं। हम ऐसी बाजार संरचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें
पूर्ण प्रतिस्पर्धा की चारों शर्तों में से एक या एक से अधिक शर्त पूरी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में बाजार संरचना तीन तरह की हो सकती है। पहली, एकाधिकार। जिस बाजार संरचना में फर्मों के लिए बाजार में प्रवेश पर प्रतिबंध हो तो बाजार में एक ही फर्म हो सकती है। ऐसा बाजार जिसमें एक फर्म होती है तथा क्रेता अधिक संख्या में होते हैं एकाधिकार कहलाता है। दूसरी बाजार संरचना ऐसी हो सकती है जिसमें फर्मों के लिए बाजार में प्रवेश कठिन होता है तथा जिस बाजार में बड़ी फर्मों की थोड़ी संख्या होती है, इसे अल्पाधिकार कहते हैं। तीसरे प्रकार की बाजार संरचना एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं को दूसरी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं से अलग किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं एक दूसरे के निकट स्थानापन्न वस्तु तो होती हैं, परंतु एक दूसरी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है तथा ऐसी बाजार संरचना में क्रेता तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ऐसी बाजार संरचना एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहलाती है। इस अध्याय में हम एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा तथा अल्पाधिकार जैसी प्रतिस्पर्धा रहित बाजार संरचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम एकाधिकार का अर्थ जानते हैं। एक ऐसी बाजार संरचना जिसमें एक विक्रेता होता है एकाधिकार कहलाता है। एकाधिकार शब्द दो शब्दों एक एवं अधिकार से मिलकर बना है। एक का अर्थ है एक इकाई तथा अधिकार का अर्थ है नियंत्रण। इस प्रकार एकाधिकार एक ऐसे बाजार की स्थिति है जहां किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। एकाधिकार फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता तथा किसी नई फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। एकल उत्पादक कोई व्यक्तिगत स्वामी या साधारण साझेदारी वाली फर्म या संयुक्त पूंजी कंपनी हो सकती है। एकाधिकार के अंतर्गत फर्म और उद्योग के बीच कोई अंतर नहीं होता, अर्थात फर्म ही उद्योग होता है। आइए अब हम एकाधिकार के लक्षणों के बारे में जानते हैं। पहला लक्षण, एकल विक्रेता। बाजार संरचना में केवल एक ही विक्रेता होता है जिसका अपने उत्पाद की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, लेकिन क्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण वह उत्पाद की मांग पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। दूसरा, कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। उत्पाद का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। क्रेता को उस वस्तु विशेष की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए या तो उत्पाद खरीदना होगा या फिर उससे वंचित हो जाना होगा। तीसरा, उत्पाद की कीमत पर नियंत्रण। एकाधिकारी का पूर्ति पर नियंत्रण होने के कारण कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकार में विक्रेता कभी कभी कीमत विभेद को अपनाकर अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग कीमतें निर्धारित कर सकता है। एकाधिकारी को वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण तथा कीमत निर्धारण की असीमित शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन इन दोनों शक्तियों का प्रयोग वह एक साथ नहीं कर सकता। या तो वह पूर्ति को सीमित करके बाजार की कीमत निर्धारित होने देगा या कीमत स्वयं निर्धारित करके पूर्ति को खुला छोड़ देगा। चौथा, नई फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध। एकाधिकार में उत्पादक को एकाधिकारी शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए बाजार में अन्य उत्पादकों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। किसी नई फर्म के प्रवेश में ऐसी अनेक विधिक, प्रौद्योगिकी, आर्थिक एवं प्राकृतिक बाधाएं होती हैं जो नए उत्पादकों को प्रवेश करने से रोक सकती हैं। पांचवा, फर्म और उद्योग के बीच कोई अंतर नहीं होता है। एकाधिकार के अंतर्गत एक वस्तु का उत्पादन केवल एक फर्म करती है, इसलिए फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। चूंकि एक ही फर्म है इसलिए वही पूरा उद्योग है। आइए अब जानते हैं एकाधिकार के क्या कारण हैं।
पहला, एकाधिकार प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो सकता है। कुछ खनिज कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए खनिज तेल मध्य पूर्व एशिया या अरब देशों में पाया जाता है, इसलिए इन देशों का एकाधिकार पाया जाता है। संसाधनों की प्राकृतिक उपलब्धता द्वारा भी एकाधिकार उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, तकनीकी कारणों से भी एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। किसी वस्तु विशेष जैसे कि एप्पल कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले आईफोन तथा मैकबुक की तकनीकी के कारण उनका बाजार पर एकाधिकार है। तीसरा, अनेक विधिक कारणों से भी उत्पादक अनुसंधान और विकास पर ध्यान देते हुए नित्य नई तकनीक खोज कर रहा है तथा नए उपकरण बाजार में बेच रहे हैं। कानूनी अधिकारों के अंतर्गत पेटेंट अधिकारों, प्रतिलिपिक अधिकारों जिन्हें हम कॉपीराइट कहते हैं, तथा ट्रेडमार्कों के द्वारा उत्पादक एकाधिकार शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, जिसे विधिक एकाधिकार कहा जाता है। चौथा, बड़े आकार की पूंजी की आवश्यकता। कुछ वस्तुओं के उत्पादन हेतु बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करने की क्षमता सभी उत्पादकों के पास नहीं होती, इसलिए वे उत्पादक ऐसी वस्तु के उत्पादन के क्षेत्र में नहीं उतरते हैं। जो उत्पादक बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करके उत्पादन करते हैं, उन्हें उस वस्तु पर एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए लौह और इस्पात उद्योग, रेलवे आदि। पांचवा, सरकार की नीतियां। कुछ वस्तुओं को उत्पादित करने व बेचने का एकमात्र अधिकार सरकार के पास होता है। इन्हें राज्य एकाधिकार कहा जाता है। भारत में विद्युत, भारतीय रेल, जल आपूर्ति जैसी लोकोपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार है। आइए अब हम एकाधिकार को और बेहतर जानने के लिए एकाधिकार के मांग वक्र और औसत संप्राप्ति वक्र के बारे में जानते हैं। एकाधिकार बाजार संरचना को समझने के लिए उपभोक्ता का मांग वक्र तथा उत्पादक का संप्राप्ति वक्र की प्रकृति को समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार मांग वक्र वह मात्राएं दर्शाता है जिसे उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर सम्मिलित रूप से खरीदने के इच्छुक हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र क्षैतिजिक सीधी रेखा के रूप में होता है, क्योंकि कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है तथा सभी फर्म कीमत स्वीकारक होती है। इसके विपरीत एकाधिकार बाजार संरचना में फर्म का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है, जिनका मांग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार संरचना में उद्योग उपभोक्ताओं के नीचे की ओर गिरते हुए मांग वक्र का सामना करता है तथा कोई एक फर्म गिरते हुए मांग वक्र का सामना नहीं करती। इसके विपरीत एकाधिकार बाजार संरचना में एक फर्म जो उद्योग भी है, उपभोक्ताओं की संपूर्ण मांग का सामना करती है। चूंकि किसी उत्पाद विशेष के लिए उपभोक्ताओं का मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, इसलिए एकाधिकार बाजार में फर्म नीचे की ओर गिरते हुए मांग वक्र का सामना करती है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा संरचना में प्रतिस्पर्धी फर्म उद्योग में मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करते हुए केवल उत्पाद की मात्रा को समायोजित करती है। इसके विपरीत एकाधिकार फर्म किसी दी हुई कीमत पर उत्पाद की मात्रा का समायोजन नहीं कर सकती, क्योंकि उत्पाद की मात्रा में किया गया कोई भी परिवर्तन वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन लाता है, जिससे कीमत में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार एकाधिकार के अंतर्गत फर्म द्वारा उत्पादन की मात्रा में किया गया कोई भी परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन लाएगा जिस पर वस्तु बेची जा सकती है। एकाधिकारी द्वारा सामने की जाने वाली मुख्य समस्या कीमत मात्रा के संयोग की है, जो फर्म के लिए अनुकूलतम हो, अर्थात जिस पर फर्म का लाभ अधिकतम हो। आइए हम एक अनुसूची के उदाहरण की सहायता से
एकाधिकार बाजार संरचना में बाजार मांग वक्र तथा औसत संप्राप्ति वक्र को समझते हैं। तालिका को देखिए। पहले स्तंभ में वस्तु की मात्रा, दूसरे स्तंभ में वस्तु की कीमत, तीसरे स्तंभ में कुल संप्राप्ति, चौथे में औसत संप्राप्ति और पांचवें स्तंभ में सीमांत संप्राप्ति दी गई है। आप देख रहे हैं कि कीमत वस्तु की मात्रा बढ़ने के साथ घट रही है। इन्हीं से की सहायता से हमने कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति की गणना करी है। यह गणना किस प्रकार की गई है, इसे देखते हैं। फर्म द्वारा वस्तु की प्रति इकाई विक्रय से प्राप्त संप्राप्ति को औसत संप्राप्ति कहते हैं। गणितीय रूप में औसत संप्राप्ति बराबर है कुल संप्राप्ति बटे मात्रा। तालिका में औसत संप्राप्ति कुल संप्राप्ति के मूल्य में मात्रा के मूल्य से भाग देकर प्राप्त मूल्य को प्रदान करता है। आप यहां देख सकते हैं कि औसत संप्राप्ति मूल्य कीमत के मूल्य के समान रहता है, क्योंकि कुल संप्राप्ति बराबर कीमत गुना मात्रा होती है। क्योंकि कुल संप्राप्ति बराबर कीमत गुना मात्रा होती है, इसे औसत संप्राप्ति समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है औसत संप्राप्ति बराबर कीमत गुणा मात्रा बटे मात्रा। मात्रा को मात्रा से काटने पर हम प्राप्त करते हैं औसत संप्राप्ति बराबर कीमत। आइए एक रेखा चित्र द्वारा हम इन तीनों वक्रों को देखते हैं। एकाधिकार फर्म का मांग वक्र ही उसका औसत संप्राप्ति वक्र होता है। इस प्रकार एकाधिकारी फर्म का औसत संप्राप्ति वक्र बाएं से नीचे गिरता हुआ वक्र होता है। चूंकि औसत संप्राप्ति वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, इसलिए सीमांत संप्राप्ति वक्र इसके नीचे होता है। सीमांत संप्राप्ति वक्र का औसत संप्राप्ति वक्र के नीचे रहना यह इंगित करता है कि एकाधिकारी फर्म का सीमांत संप्राप्ति औसत संप्राप्ति से सदैव कम होगा। एकाधिकार में उत्पादक लाभ को अधिकतम करने के लिए कीमत विभेद का प्रयोग करता है। आइए हम एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेद के प्रकार को जानते हैं। एकाधिकारी का वस्तु की कीमत निर्धारण मांग एवं पूर्ति से जुड़े हुए निर्णयों पर नियंत्रण होता है, जिसके चलते एकाधिकारी ऐसी कीमत निर्धारित करने में सफल हो जाता है कि वह अपने लाभ को अधिकतम कर सके। एकाधिकारी प्राय विभिन्न उपभोक्ताओं से एक ही वस्तु की अलग अलग कीमतें वसूलता है। इसे कीमत विभेद कहा जाता है। कीमत विभेद तीन प्रकार का होता है। चित्र में देखिए, पहला व्यक्तिक, दूसरा भौगोलिक और तीसरा उपयोग के आधार पर। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। विभिन्न व्यक्तियों से एक ही वस्तु या सेवा की अलग अलग कीमत वसूलना व्यक्तिक कीमत विभेद कहलाता है। अलग अलग कीमतें उपभोक्ताओं के आय के स्तर एवं किसी वस्तु को क्रय करने की उसकी इच्छा को ध्यान में रखकर वसूली जाती है। दूसरा भौगोलिक। ऐसा कीमत विभेद उस समय उत्पन्न होता है जब एकाधिकारी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूलता है। ऐसा कीमत विभेद उसी अवस्था में संभव है जब दोनों बाजारों के बीच भौगोलिक बाधाएं इतनी अधिक प्रबल हों कि एक स्थान का उपभोक्ता उस कीमत पर खरीदी गई वस्तु को दूसरे बाजार में ना बेच सके। तीसरा उपयोग के आधार पर। जब एक ही वस्तु के विभिन्न प्रयोगों के अनुसार से अलग अलग कीमतें वसूली जाती हैं, तो इस प्रकार का कीमत विभेद उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, जब बिजली पूर्ति करने वाली कंपनी विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को अलग अलग दरों से बिजली बेचती है, जैसे कि घरेलू उपभोक्ताओं से बिजली की दर नीची तथा रेलवे के लिए सबसे ऊंची होती है। ऐसा कीमत विभेद उस स्थिति में भी उत्पन्न होता है जब एक ही उपभोक्ता से अलग अलग समय पर अलग अलग कीमतें वसूली जाती है। इसे पीक लोड कीमत निर्धारण कहा जाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ एकाधिकारी की तुलना। इन बिंदुओं पर एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के बीच अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, उत्पादन एवं कीमत का निर्धारण। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कीमत औसत लागत के बराबर होती है।
जो कि संतुलन उत्पादन स्तर पर सीमांत लागत के बराबर होती है, किंतु एकाधिकार के अंतर्गत कीमत सदैव सीमांत लागत से अधिक होती है। यह औसत लागत के बराबर, कम या अधिक हो सकती है। दूसरा, उत्पादक संतुलन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं एकाधिकार दोनों के ही अंतर्गत संतुलन उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां सीमांत लागत सीमांत संप्राप्ति के बराबर होती है तथा सीमांत लागत वक्र सीमांत संप्राप्ति वक्र को नीचे से काटता है। तीसरा, प्रवेश की स्वतंत्रता। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत उद्योग में फर्मों के प्रवेश या बाहर निकलने पर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, लेकिन सरल एकाधिकार में फर्म के प्रवेश करने या बाहर निकलने में कठोर बाधाएं होती हैं। चौथा, कीमत विभेद। एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी क्रेताओं के अलग अलग समूहों से अलग अलग कीमत ले सकता है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में ऐसा संभव नहीं है। पांचवा, दीर्घकाल में फर्म का लाभ। दीर्घकाल में कीमत एवं औसत लागत के बीच का अंतर एकाधिकार के अंतर्गत असामान्य लाभ के रूप में परिलक्षित होता है, जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। छठा, फर्म का पूर्ति वक्र। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत पूर्ति वक्र ज्ञात हो सकता है, क्योंकि कोई भी फर्म उद्योग में निर्धारित कीमत पर मनचाही मात्रा में उत्पाद बेच सकता है, जबकि एकाधिकार में पूर्ति वक्र ज्ञात नहीं होता है। सातवां, मांग वक्र का ढाल। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। ऐसा फर्मों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण होता है। उत्पाद की कीमत उद्योग द्वारा मांग एवं पूर्ति से निर्धारित होती है। प्रत्येक फर्म इसी कीमत को स्वीकार करती है। दूसरी ओर एकाधिकार के अंतर्गत कीमत एकाधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। आठवां, फर्म का लक्ष्य। लाभ को अधिकतम करना पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म एवं एकाधिकारी फर्म दोनों का ही लक्ष्य है। एक ऐसी फर्म विवेकशील फर्म कहलाती है जिसका लक्ष्य लाभ को अधिकतम करना होता है। नौवां, कीमत की तुलना। एकाधिकारी कीमत पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कीमत से ऊंची होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत दीर्घकाल में कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है, जबकि एकाधिकार में दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से अधिक होती है। 10वां, उत्पादन की तुलना। पूर्ण प्रतिस्पर्धा का उत्पादन स्तर एकाधिकारी उत्पादन स्तर से अधिक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म उस बिंदु पर संतुलन में होती है जहां सीमांत लागत, सीमांत संप्राप्ति, औसत लागत और औसत संप्राप्ति बराबर होते हैं। दूसरी ओर एकाधिकार के अंतर्गत फर्म उस बिंदु पर संतुलन में होती है जहां सीमांत लागत और सीमांत संप्राप्ति बराबर होते हैं। स्पष्ट है कि एकाधिकार के अंतर्गत उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता के उत्पादन से कम है। इस चर्चा के साथ आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। आज हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की संरचना, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, एकाधिकार का अर्थ, लक्षण तथा कारणों के विषय में विस्तार से जाना। साथ ही हमने एकाधिकार के अंतर्गत बाजार मांग वक्र, औसत संप्राप्ति वक्र, एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बीच अंतर तथा एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेद के प्रकार को भी समझा। अगली कक्षा में हम एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा तथा अल्पाधिकार जैसे प्रतिस्पर्धा रहित बाजार संरचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।